back electrodes, back ends to complete an electric circuit. Will the current flow through the electric circuit? Give reason for your answer. Name the black substance of the pencil. तो लास्ट में तो ये क्वेश्चन करा था. इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है a piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. A piece of black electrode, तो ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब जो हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं, ठीक है. वो अ पीस ऑफ ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ड्राई सेल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. तो हम ये जानते हैं कि ड्राई सेल बनाते टाइम जो ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज होता है वो ग्रेफाइट का यूज होता है. A piece of black electrode used in dry cell on strong heating in air gave a colorless gas which turned lime water milky. तो कलरलेस गैस जो कि लाइम वाटर को मिल्की मतलब वाइट कलर में कन्वर्ट कर दे, तो वो कौन सी गैस होती है? उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोल देते हैं. What was the material of the electrode? तो हमको ये बताना है कि उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या होगा. तो we know that graphite is used for making the electrodes. So the piece of black electrode used in the dry cell is made of graphite, which is an allotrope of carbon. तो वो जो ब्लैक इलेक्ट्रोड है, ब्लैक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना हुआ होगा. ग्रेफाइट का बना हुआ होगा यानी कि वो कार्बन है. अच्छा, this is confirmed by the fact that the piece of electrode on strong heating in air gave a colorless gas carbon dioxide which turned lime water milky. हमने ये कहा था कि चाहे कार्बन में, एलोट्रॉप में, चाहे ग्रेफाइट हो चाहे फिर डायमंड हो, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, क्योंकि जब उनको गर्म करते हैं तो हीट करने पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है और कोई गैस नहीं बनती. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि एक ऐसी गैस बनती है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो लाइम वाटर को मिल्की कर देने वाली गैस तो एक ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब वो जो ब्लैक इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना होगा, और इसका मतलब क्या है कि वो कार्बन क्या होगा? ग्रेफाइट होगा. ग्रेफाइट का ही ब्लैक इलेक्ट्रोड बनता है. ठीक, यही वो पूछ रहे थे, व्हाट वाज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. तो मटेरियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड वाज कार्बन. उसके बाद देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड्स जो कि या तो कार्बन या फिर हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बने हुए होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं. देखिएगा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो कार्बन कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और वो जो कंपाउंड्स हैं वो सब कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनमें, यानी कि उनको हम कोवलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, लो होता है. ठीक, आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 पर आ जाइए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, सब जो बने हुए होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक, उन सबको ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, अब कोई चीज़ लिविंग थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो हम ये कहेंगे कि लिविंग थिंग जितनी भी है उनमें सब में प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, तो वो सभी के सभी हम ये कहेंगे कि वो कार्बन के ही बने हुए होते हैं, इसीलिए उनको सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाला जाता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा. नेक्स्ट है दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया. फिर कार्बोनेट्स. कार्बोनेट्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें CO3 आ रहा होगा, उनको हम कार्बोनेट बोलेंगे. कार्बोनेट्स. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिसमें HCO3 आ रहा होगा उनको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं. और कार्बाइड्स. कार्बाइड्स मतलब जिसमें सिर्फ C जुड़ रहा होगा, किसी भी कंपाउंड में सिर्फ C जुड़ रहा होगा, उसको कार्बाइड बोलते हैं. तो दे आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स. ये सब भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक, ये सारे भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स. ये सारे के सारे एक्सेप्शन हो गए कि ये सब भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, लेकिन इन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करा जाता. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन आर कार्बन कंपाउंड्स मोर देन 5 मिलियन. तो ये कहा जाता है कि ज़्यादातर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए हम कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं. लेकिन सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते. एक्सेप्शन में हमने बताई दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स. ये कार्बन कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते, ये एक्सेप्शन है. उसके बाद देखिएगा
कि लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं पूरे, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स कैसे बना लेता है? रीज़न देखिएगा, दो रीज़न है इसके। पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न है, वन रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट carbon atoms can link with one another by means of covalent bonds to form long chains or rings of carbon atoms. One reason for the existence of a large number of organic compounds, एक रीज़न जो हम ये कहते हैं ना कि कार्बन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा होते हैं, 5 मिलियन से भी ज़्यादा है, तो उसका एक रीज़न तो ये है कि कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम जो हैं वो खुद के साथ ही जुड़ते चले जाते हैं, चले जाते हैं और बहुत लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। ठीक, तो एक रीज़न तो यही है कि ऐसे बहुत कम एटम्स हैं जो खुद के साथ ही जुड़ जुड़कर बहुत लंबी चेन बनाए। और कार्बन के पास तो खास ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि भाई जब कार्बन खुद के साथ ही जुड़ता चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपाउंड्स बनाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएगा। दूसरा रीज़न, अनदर रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 विच इज़ क्वाइट लार्ज। दूसरा रीज़न ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो 4 अलग अलग एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। तो ये खास प्रॉपर्टी है कार्बन की, अगेन, कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कि उसकी वैलेंसी 4 है। उसकी वैलेंसी 4 है तो 4 अलग अलग टाइप के एटम्स के साथ में वो बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा ही वैलेंसी की कैटेगरी में आती है। एक्सेप्शनली एक दो एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे फॉस्फोरस, वो कभी कभी वैलेंसी 5 भी शो करते हैं, ठीक है ना, फॉस्फोरस। लेकिन बहुत एक या दो ही ऐसे एलिमेंट्स हैं। लेकिन कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा ही कंपाउंड्स बनाएगा। तो दो रीज़न, पहला रीज़न तो ये है कि कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद के साथ ही लंबी लंबी बहुत लंबी चेन्स बना सकता है, कैटेनेशन कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। दूसरा रीज़न ये है कि कार्बन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा है, 4 है उसकी वैलेंसी। जब उसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो वो बॉन्ड्स भी ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी टाइप्स के होते हैं ये देखना। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। एक तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं, तो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। दूसरी टाइप है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोल देते हैं। तीसरा एल्कोहल्स, एल्कोहल्स एक तीसरी कैटेगरी है कार्बन कंपाउंड्स की। चौथी कैटेगरी है एल्डिहाइड्स, पांचवी कैटेगरी है कीटोन्स और सिक्स्थ कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइप के कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें शुरुआत हम करेंगे हाइड्रोकार्बन से। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली A compound made up of hydrogen and carbon only is called a hydrocarbon. Hydrocarbons are of 2 types. एक ऐसा कंपाउंड जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनका नाम जो है वो एल्केन्स भी होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स भी बोलेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनको एल्केन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड by only single bonds is called a saturated hydrocarbon or alkenes.
देयर आर नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन एन एल्केन, एल्केन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते ही नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर और एल्केन्स इज CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms in one molecule of the alkane। क्या हो गया अभी, लावा को देखकर बड़ी हंसी आ रही है। अरे भाई फोन क्यों कर रहे हो यही बराबर में बैठकर? भाई आपस में तुम फोन फोन खेल रहे हो, उसको बदनाम उसको कर दो, बेचारे को अलग कोने में बैठा हुआ है, उनको रख दो उठाकर यार, बैग बैग में रख दो। मतलब कुछ भी करके बेचारे को फंसाना है। आजकल चल रहा है ना वो एथिकल हैकिंग, वो भी तो। हाँ भाई पता नहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो। चलिए, तो जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन। ठीक है, तो जब भी कभी हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, तो इनका जो जनरल फार्मूला है ना, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, अब यहां पर क्या है कि n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। if n is equal to 1, then compound formed will be C1H2 into 1 plus 2। भाई ये वाला जो फार्मूला है इसमें n की जगह आप 1 डाल दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, C के आगे 1 लिखा हुआ है, तो C के आगे जब 1 लिखा हुआ है ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी किसी कंपाउंड में, तो उसको तो C बोल दीजिए बस। और 2 into 1 is 2, 2 plus 2 is 4, तो CH4, इसको कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं मीथेन। तो जब हम एल्केन बनाते हैं ना, तो एल्केन कुछ इस तरीके से बनता है। एल्केन में ऐसा होता है कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7। मैं अभी बस लिख कर बता रहा हूँ, आगे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्रीफिक्स के, प्रीफिक्स क्या होगा, तो अगर 1 है, अगर कार्बन एटम्स 1 है तो प्रीफिक्स आएगा मीथ, मीथ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एल्केन की बात कर रहे हैं। तो एल्केन का मतलब है कि लास्ट में उसमें एन आ रहा है, तो अगर एक कार्बन एटम है तो कंपाउंड को बोलेंगे मीथेन। मीथ क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं ईथ, ETH, ईथ। तो वो क्या बन जाएगा, ईथेन। कैसे बनेगा, इफ n इज इक्वल टू 2 then compound will be C2H2 into 2 plus 2। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, CnH2n+2 तो n की जगह 2 आ गया तो C2H2n, तो 2n मतलब 2 into 2, 2 into 2 is 4, 4 plus 2 is 6। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H6। C2H6 को क्या बोलेंगे, ईथेन, ईथेन। तो प्रीफिक्स ईथ हो गया। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रॉप, बन जाएगा प्रोपेन। 4 है तो उसके आगे आ जाएगा ब्यूट, BUT, बट नहीं बोलते, ब्यूट बोलेंगे। और यहाँ पर 5 में हो जाएगा पेंट,
6 में प्रीफिक्स होगा हेक्स, 7 में होगा हेप्ट, 8 में होगा ऑक्ट, 9 में होगा नॉन, और 10 में होगा डेक। 10 में होगा डेक, ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये तो n इज इक्वल टू 2 की बात करी अपने, अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करें, n इज इक्वल टू 3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमारे पास 3 होंगे तो ये आकृत खींच कर खोल देना जरा, आकृत आकृत दरवाजा खोल दो जोर से, बस तुम अपनी चेयर आगे कर लो दर्शित, चेयर आगे कर लो बस। इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n इज इक्वल टू 3 है देन कंपाउंड क्या हो जाएगा, C3H 2 into 3 plus 2, तो 2 3s are 6, 6 plus 2 will be 8, तो C3H8 क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन इसी तरीके से, ये तो n इज इक्वल टू 3 हुआ, इसी तरह से इफ n इज इक्वल टू 4, अगर n इज इक्वल टू 4 है देन तब कंपाउंड क्या हो जाएगा, C4H2 into 4 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा, C4H10, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन ये एलपीजी होती है, एलपीजी सिलेंडर आते हैं ना, और रेड कलर के एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो ब्यूटेन गैस होती है जो सिलेंडर के अंदर जिससे खाना पकाते हैं, वो ये वाली गैस होती है। ठीक है, तो ये हमने ये देखा कि अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 5 हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 5 हो जाए तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस 4 ये एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो जनरल फार्मूला है इसका वो है CnH2n+2। कई बार क्या आता है कि कंपाउंड आ जाता है और कंपाउंड का फार्मूला लिखा हुआ होगा और वो आपसे ये कहेंगे भाई इसका नाम क्या है वो बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि वो फार्मूला किससे मैच कर रहा है। तो आपको फार्मूले को इस तरीके से याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमेशा n ही होंगे, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं डबल से 2 ज़्यादा, मतलब कार्बन के एटम्स जितने हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा, तो n का डबल क्या है 2n, और उससे 2 ज़्यादा तो 2n+2, ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, या फिर कोई सब्जी खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचुरली अवेलेबल हैं इन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अच्छा, और इन सब से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल नींबू होता है, नींबू के अंदर अगर आप एसिटिक एसिड मिला दें और एसिटिक एसिड मिलाकर उसको प्रिजर्व करके कुछ टाइम रख दें, उसमें नमक वगैरह मिलाकर, वो नींबू का अचार बन जाता है। ठीक है, तो वो जो नींबू का अचार है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो चीज़ प्रिजर्व करके बनाई जाती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि काऊ है, बफेलो है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिल्क वो देती हैं, तो जब वो मिल्क देती हैं तो मिल्क से घी भी बनता है, बटर भी बनता है ना, पनीर भी बनता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क के कर्ड भी बनता है। तो ये जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल घी है, तो अगर हम घी की बात करें तो घी में ये रहता है कि जैसे जैसे सर्दियाँ आई तो सर्दियाँ आते ही टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, और घी जो है वो जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। अब जैसी गर्मियाँ आती हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो घी जो है वो पिघल जाता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब ये है कि भाई एक फॉर्म है तो एक ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये अनस्टेबल है। तो जो भी चीज़ें इस तरीके की अनस्टेबल होती है ना, तो अनस्टेबल को हम बोल देते हैं कि ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुँचे नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स्ड नहीं है। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ, तो ब्यूटेन जो है वो ब्यूटेन गैस है तो भाई गैस ही रहेगी। ठीक है, हाँ, एक एक्सटेंट तक उसमें थोड़ा बहुत कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करा जा सकता है, लेकिन वो अलग कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है। जैसे हम गैस की बात करते हैं जो
यही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो ये सिलेंडर में जो गैस आती है, तो उसकी अगर हम बात करें, उस सिलेंडर को अगर पकड़ के कभी आपने हिलाया हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर जैसे कुछ लिक्विड भरा हुआ हो, पानी हिलने की या लिक्विड हिलने की आवाज़ आती है। वो इस वजह से आती है कि आपने कंप्रेस कर दिया गैस को, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि मान लीजिए ये चेयर रखी हुई है यहाँ पर, तो ये चेयर सॉलिड है तो सॉलिड ही है। ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ आई तो ये लिक्विड बन गई, है ना, या गैस बनकर उड़ गई, गायब हो गई, ऐसा नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो अपनी एक ही स्टेट को मेंटेन करके रखती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जो मैं आगे के दो कंपाउंड्स की बात करने जा रहा हूँ वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। मतलब उनकी जो स्टेट है वो बार बार चेंज होती रहती है, कभी लिक्विड कभी गैस कभी सॉलिड, कन्वर्टेबल होते हैं वो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हमने घी दिया। एक दूसरा एग्जांपल जो है वो दूसरा एग्जांपल वैक्स का भी है। वैक्स भी इसी तरीके के कंपाउंड्स में आता है। तो जो वैक्स है, वैक्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। और जो वैक्स है, वैक्स में भी ये रहता है कि भाई वो लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है वैक्स सॉलिडिफाई थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, तबीयत खराब है क्या समीक्षा? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा, स्ट्रक्चर और देखते हैं जरा। सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे मैंने ये चार लिए हैं ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन किस तरीके से बनेगा। मीथेन में क्या है, CH4। तो आप एक सी लिखेंगे, एक सी लिख दिया, और H कितने हैं, चार हैं। तो वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ता है। तो कैसे जुड़ेगा, एक, दो, तीन और चार, चार सिंगल बॉन्ड बना दिए, H H H और H, बन गया CH4, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं ईथेन की बात करूं तो ईथेन में क्या है कि दो कार्बन है। तो दो कार्बन है तो वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, ये दो कार्बन जुड़ गए। फिर ये जो कार्बन है इसने तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया, और एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड ये बन गए, H H H। तो कार्बन के एक, दो, तीन, चार, चार बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो अभी तीन बॉन्ड और बनाएगा क्योंकि टेट्रावेलेंट है, तो तीन और बॉन्ड बनाएगा। तो एक इधर H H और H, तो क्या हो गया, C2। कार्बन के दो हैं, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 6 हैं, तो C2H6 इस तरह से बन गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा बस, और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन चार अलग अलग जगह सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तीन कार्बन एटम, C C C। अब इसका, इसने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना दिया, अब एक, दो, तीन, तीन सिंगल बॉन्ड और, तो H H H। ये जो है इसने एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड दो बन गए, दो बचे हुए हैं अभी, तो H और H। ये वाला जो कार्बन है इसने एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया, एक सिंगल बॉन्ड, एक H H और H। काउंट करिए तो तीन कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया C3H8। इसी तरह से C4H10 भी बन जाएगा, C C C C, चार C हो गए। इसका एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो अभी तीन बॉन्ड और बनेंगे। इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, यानी कि दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो दो बॉन्ड और बनेंगे, एक H इधर, एक H इधर। इसका एक सिंगल इधर, तो दो बॉन्ड और बनेंगे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसका सिंगल बॉन्ड इधर, अभी तीन बॉन्ड और बनेंगे, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन के चार एटम्स हो गए। हाइड्रोजन के काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, इस तरह से हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरीके के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस।
स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर ही कहते हैं। कुछ नहीं, वो तुमने पढ़ा होगा शायद, आइसोमर्स भी कहा जाता है, लेकिन वो ये वाले स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो सीधे सीधे मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर बन गए। इसके बाद जब इनकी ब्रांचेस अलग अलग निकाली जाती हैं तो उनको हम आइसोमर्स बोल देते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड जिसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, उनको आइसोमर्स कहते हैं। वो बाद में कराऊंगा, इसी चैप्टर में करना है, लेकिन बाद में करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये दो तरीके के होते हैं भाई, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये दो तरीके के होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल इथीन एंड इथाइन। तो दो तरीके के होते हैं, एल्कीन्स होता है और एल्काइंस होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो या तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हों या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, जिनमें दो कार्बन एटम, उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स कितने भी हो लेकिन दो कार्बन एटम बस उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो वो एल्कीन कहलाएगा। अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उनको एल्काइन कहेंगे। तो एल्केन वो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और अनसैचुरेटेड में आ गए एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ।
छुट्टी किस टाइम होती है? छुट्टी किस टाइम होती है स्कूल की? 1:30 बजे होती है? जल्दी हो जाती है शायद। बहुत जल्दी आ जाते हो तुम लोग। मैंने देखा था बस आई हुई थी, तुम्हारा भाई किसी से लड़ रहा था रास्ते में। हाँ मैंने देखा था, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में ऐसे ऐसे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन 2 भी नहीं बजे थे। अच्छा, फिर भी जल्दी आ जाती है। अरे तुमने फिर लावा खोल लिया भाई, क्या? कौन कौन सी तुम रील वील देखते रहते हो क्या? क्या मतलब, क्या चलता क्या है? जीडी गोइन का मैं एडमिशन लेना चाह रहे हो अब तुम? अरे स्कूल तो थका हुआ है, तुम भी मतलब। हाँ हाँ, अगले साल के लिए बता रहा हूँ। 11th 12th में थका हुआ स्कूल है, फालतू में क्यों जा रहे हो वहाँ? अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है। 11th 12th में रेगुलर स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई तो होती नहीं। स्कॉलरशिप में कहीं एडमिशन मिल जाए तो अपना फिटजी विटजी ज्वाइन करा जा सकता है। सही बात है, ये भी तरीका ठीक है। अच्छा, अब एल्कीन्स में अगर देखेंगे, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीन। The general formula of an alkene is CnH2n, where n is the number of carbon atoms in its one molecule. In its one molecule. अब देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे, एल्कीन्स की बात करेंगे, it contains a double bond between 2 carbon atoms। 2 कार्बन एटम्स के बीच में इसमें डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में। अब तुम्हें क्या हो गया? दोनों में तो घूसे चल रहे थे, अभी घूसे मार रहे एक दूसरे को। हाँ, उसका असर मतलब यहाँ तक है। कमाल है भाई, मुकुंदरा हो गया सुनामी, जैसे सुनामी का असर होता है ना काफी दूर तक। ठीक है भाई। CnH2n,
CnH2n, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन एटम उससे जस्ट डबल होंगे. इफ n इज इक्वल टू 1 then compound will be C1H2 into 1, ठीक है, which does not exist. ये क्या बन गया, ये बन गया CH2. तो CH2 तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड चाहिए, तो दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की तो वैलेंसी सिंगल होती है. तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है. तो यहाँ पर तो CH2 है, यानी कि एक ही कार्बन है, तो एल्कीन कभी भी n=1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. सेम चीज़ एल्काइन के साथ भी है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं. अब हम ये कहेंगे इफ n=2, मतलब उसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है. एल्कीन्स में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है. तो अगर n=2 है, तब हम ये कहेंगे कि हाँ ये वाला एल्कीन एग्जिस्ट करेगा. तो इफ n=2 देन कंपाउंड विल बी C2, और हाइड्रोजन क्या है इसका, जस्ट डबल C2H4. समझ गए भाई, क्या है CnH2n. तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, उसके जस्ट डबल यानी कि 4, तो C2H4 हो गया. अब इसका जब स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा वो देखिएगा. हमने ये कहा कि यहाँ पर दो कार्बन एटम्स जो है ना उनके बीच में डबल बॉन्ड जरूर बनता है. तो यहाँ ये इस तरीके से हो गया स्ट्रक्चर इसका. कार्बन एटम ही आप देखेंगे कि दो हैं भाई, C2H4 है तो कार्बन तो दो ही है ना बस. तो दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है. तो दो बॉन्ड, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए, तो दो तो अभी बचे हैं. तो एक सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर. ये वाला जो कार्बन है इसके दो मतलब एक डबल बॉन्ड इधर बन गया, यानी कि दो सिंगल बॉन्ड्स इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर. तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसकी भी 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बन गए, और ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 चारों बॉन्ड इधर बन गए. तो ये हो गया C2H4. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एल्कीन है ना. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 है, तो क्या बोलेंगे, ईथीन. ईथीन. ये हो गया. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि इफ n=3, then compound will be प्रोपीन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6. C3H6 मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 3 है और हाइड्रोजन के कितने हैं, उसके जस्ट डबल, तो C3H6. अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बनेगा. इसके स्ट्रक्चर में कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C. बस दो ही कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये नहीं कि सबके बीच में अब आप डबल डबल ही लगाते चले जाओ. तो इधर डबल बॉन्ड आ गया तो C डबल बॉन्ड C. तो ये वाले कार्बन के दो बॉन्ड बन गए, तो दो बचे अभी, एक H इधर, एक H इधर. इस वाले कार्बन के दो बॉन्ड इधर बन गए, एक इधर बन गया, यानी कि 3 बन गए, तो एक बचा, तो एक H इधर. इस कार्बन का एक ही बना है तो अभी 3 बचे, तो एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर. तो कार्बन कितने हैं, 3. हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6. तो C3H6 बन गया इस तरह से. ठीक है, ये बना प्रोपीन. इसी तरीके से अगर मैं n=4 ले लूं, देन क्या, वो फिर अनस्टेबल बन जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इसकी डेफिनेशन ही ये है कि यहाँ पर सिर्फ दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड. फिर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो देन कंपाउंड विल बी C4H8 भाई.
जितने भी कार्बन एटम्स हैं उसका जस्ट डबल, C4H8। बनाएंगे कैसे, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तो ये 4 कार्बन एटम हो गए। तो इधर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 और बनेंगे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इधर 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इधर 1 और 2 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर। इधर सिंगल बॉन्ड बन रहा है H H और H। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बन गया C4H8। तो ये तो बना हमारा एल्कीन्स। इसी तरीके से एक अनसैचुरेटेड दूसरी टाइप अनसैचुरेटेड की होती है, वो होता है एल्काइंस। एल्काइंस कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड between any two carbon atoms, between any two carbon atoms, contains triple bond between any two carbon atoms। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, CnH2n-2। तो डबल से 2 कम। एल्केन में क्या था, हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, डबल से 2 ज़्यादा। एल्कीन्स में क्या होता है, एग्जैक्टली डबल। एल्काइंस में क्या होता है, डबल से 2 कम। तो यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि अगर मैं n=1 ले लूँ, तो n=1 ले लूँगा तो ट्रिपल बॉन्ड तो बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। तो एक ही कार्बन एटम है तो वो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई, 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए, तो 2 कार्बन एटम तो कम से कम होने चाहिए। तो n=1 वाला जैसे एल्कीन्स में एग्जिस्ट नहीं करता, एल्काइंस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइंस का n=2। देन कंपाउंड विल बी C2H2। C2H2 कैसे भाई, कार्बन के 2 एटम हैं तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, उसके डबल से 2 कम। तो 2 का डबल क्या हो गया 4, और 4 से 2 कम कितना हो गया 2 हो गया, तो C2H2 ये हो गया। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर, जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिएगा। कार्बन और कार्बन तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 2 कार्बन तो हो गए, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए तो 1 बचा, तो सिंगल बॉन्ड H इधर। ऐसे ही इसके भी 3 बॉन्ड बन गए तो 1 बचा, सिंगल बॉन्ड H इधर। तो कार्बन के कितने हैं 2 एटम, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो C2H2 हो गया। इसी तरीके से हम ये कहेंगे इफ n=3 देन कंपाउंड इज C3। हाइड्रोजन क्या होगा, इसका डबल, और डबल से 2 कम, तो डबल क्या हो गया 6, 6 से 2 कम इज 4, C3H4। तो C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, बस 2 में ही आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इधर 3 बॉन्ड बन गए तो 1 बॉन्ड बचा, तो सिंगल बॉन्ड H। इधर वाले कार्बन में 3 बॉन्ड इधर बन गए, 1 बॉन्ड इधर, तो 3 और 1 4 के, तो कंप्लीट हो गया। इधर वाले कार्बन में सिंगल बॉन्ड इधर बना है, H इधर, H और H। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 और 4, तो 4 H हो गए और 3 कार्बन हो गए। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, ये 3 है ना तो प्रोपाइन, एल्काइन है ना, प्रोपाइन। ऐसे ही यहाँ पर n=2 था तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइन, इथाइन। अगला देखें n=4 के लिए, देन कंपाउंड इज C4 डबल से 2 कम, यानी कि 8 से 2 कम, C4H6। तो 2 के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अभी 2 कार्बन एटम और बचे, तो सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तो इधर कार्बन का 3 बॉन्ड तो इधर बन गए, 1 सिंगल बॉन्ड इधर बनाना है तो H। इधर कार्बन के 3 बॉन्ड इधर बन गए, 1 बॉन्ड इधर, तो ये चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, तो कुछ नहीं बनेगा। इस कार्बन का 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो 2 बचे, तो 1 H इधर, 1 H इधर। इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड इधर, 1 H इधर, 1 H इधर, 1 H इधर। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बन गए हाइड्रोजन और 4 तो कार्बन हो ही गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन।
ब्यूटाइन। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोनों तरीके के हो गए, एल्कीन्स भी और एल्काइंस भी। ठीक है ना, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको।